हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि अभी तक हम दो चरों के रैखिक समीकरण युग्म के ग्राफीय प्रतिस्थापन एवं विलोपन विधियों के द्वारा हल किया जा सकता है ये जान चुके हैं कि किन विधियों से हल किया जा सकता है और कैसे उसे दर्शाया भी जा सकता है। तो ग्राफीय विधि से दर्शाया जा सकता है और प्रतिस्थापन और विलोपन विधि द्वारा उसका बीजगणित हल निकाला जा सकता है। अब हम आज एक नए विधि के बारे में जानेंगे जिसका नाम है वज्रगुणन विधि, जिसको हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बेटा अब इसमें हमें क्या जानना पड़ेगा वो थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है, क्योंकि अभी तक जो दो विधियां हमने सीखी उसमें क्या हो रहा था, एक में सब्स्टिट्यूशन आ रहा था यानी कि हम प्रतिस्थापन कर रहे थे और दूसरे में एलिमिनेट कर रहे थे यानी कि विलोपित कर रहे थे। दोनों में चीज़ों को हम ये नहीं देख रहे थे कि उनका हल है या नहीं है, पर यहाँ पर हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि जो समीकरण है उनका जो हल होगा वो अद्वितीय होगा, मतलब कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, तभी हम इस मेथड को लगाएंगे, वज्रगुणन विधि को, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आइए अब हम देखें कि कैसे यह विधि दो चरों में किसी भी रैखिक समीकरण के युग्म को हल करने में प्रयुक्त होती है। ठीक है, तो बेटा अब इसे शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम दो रैखिक समीकरण युग्म लेते हैं, ये हमें पता है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये पहली हमने समीकरण मान लिया। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये हमने दूसरा समीकरण मान लिया। अच्छा, मैं पिछली कुछ बातें याद दिला दूं जिससे आपको याद आ जाए कि अद्वितीय हल कब होता था, कब हमारा अपरिमित रूप से अनेक हल होता था और कब कोई हल नहीं होता था। तो बेटा आप लोगों को याद होगा जब हमने शुरुआत करी थी ग्राफ मेथड वगैरह से, तो अभी याद कर लेते हैं कि रेशियो पे हमने, मतलब अनुपात पे हमने कुछ बातें करी थी। तो याद करते हैं, जब a1/a2 यानी कि इन दोनों के सामने वाले x के साथ जो दो हमारे अचर हैं वो उनका अनुपात बराबर ना हो b1/b2 के, इन दोनों के, तो हमें क्या मिलता था, अद्वितीय हल। ठीक है, जब a1/a2 बराबर होगा b1/b2 और वो भी बराबर होगा c1/c2 के, तो हमें क्या मिलता था, अपरिमित रूप से अनेक हल, जिसे हम कहते थे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यानी कुछ भी हर x के लिए एक y मिल जाता था, यानी कुछ भी मिल जाएगा। अद्वितीय हल मतलब यानी कि जो एक x मिलेगा उसके लिए सिर्फ एक y मिलेगा और वही इसको भी पूर्ण करेगा। अब तीसरा क्या होता है, जब a1/a2 तो बराबर हो b1/b2 के, पर दोनों ही नॉट इक्वल हो c1/c2 के, तो उसका क्या होता था, कोई हल नहीं होता था, यानी नो सॉल्यूशन होता था। इन तीनों बातों को बहुत ध्यान से हमें अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि यही चीज़ें हम आगे चल के यूज़ करेंगे। अच्छा, मैंने अभी वज्रगुणन विधि को शुरू करने से पहले ही आप लोगों को बता दिया कि ये विधि हम तभी लगाएंगे जब हमारा अद्वितीय हल होगा। क्यों होगा ये भी अभी आगे जाके देखेंगे, पर हमें लगाना सिर्फ यही है। यानी कि अगर हमें दो समीकरण दिए गए हैं तो हमें पहले तो चेक करना पड़ेगा कि ये चीज़ है या नहीं है। अगर ये नहीं है तो हम वज्रगुणन विधि नहीं लगेंगे, अगर ये है तो हम वज्रगुणन विधि से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा। अच्छा, दूसरी चीज़, अब मैंने ये इक्वेशन बता दिए, ये रैखिक समीकरण जो है ये स्टैंडर्ड समीकरण है, मतलब कि आप लोगों को समीकरण हमेशा इसी तरीके से लिखना पड़ेगा, तभी आप आगे वज्रगुणन विधि करेंगे। तो मतलब मान लीजिए कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोगों को x प्लस वाई इक्वल टू 3 दे रखा है और एक दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो आप इन दोनों को ऐसे ना लिखें कि आप लिखेंगे x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ क्या लिखेंगे, x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। बेटा यहाँ पर ये देखना है। दूसरी चीज़, अब अगर मुझे चेक करवाना है तो यहाँ पर 1 है, a1, a2 क्या है 1, b1 क्या है 1, b2 क्या है 1, तो यानी कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बराबर है, यानी कि अद्वितीय हल नहीं है, तो हम यहाँ पर वज्रगुणन विधि नहीं लगाएंगे। और दूसरी चीज़ इस तरीके से लिखेंगे। अच्छा बेटा, ये मैं बता दूं कि x y की जगह पे कुछ भी हो सकता है, p प्लस q भी हो सकता है, r प्लस s भी हो सकता है। ठीक है, वहाँ a1 यहाँ भी हो सकता है, a1p प्लस b1q भी हो सकता है। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि x y के लिए सिखाया गया है। p q r s कुछ भी जो दो चर दे रखे होंगे उसके साथ जो इसके कोफिशिएंट होंगे उनको आपको अचर वालों को देख के उनका रेशियो यानी अनुपात देखना है। अगर वो बराबर हैं तो अद्वितीय हल नहीं होगा, और अगर नहीं है तो अद्वितीय हल होगा। ठीक है, बस ये जानने वाली चीज़ है और ये याद रखने वाली चीज़ है। इसे याद रखेंगे तो आप फट से कर लेंगे। तो अब हम इस विधि के बारे में जानते हैं। हम यह विधि अद्वितीय हल होने पर ही उपयोग करेंगे, ये मैंने आपको बता दिया। तो मान लीजिए उपरोक्त समीकरण युग्म 1 और 2, यानी ये दोनों जो हैं वो अद्वितीय हल दे रहे हैं। ठीक है, ये हमने मान लिया, तो यह विधि अद्वितीय हल होने पर उपयोग करेंगे। तो मान लीजिए उपयोग अद्वितीय हल है। ठीक है, तो ज़रा इसको लिखने का तरीका देखिए।
इसको आप लोग अच्छे से लिखेंगे, 3 खाने बनाएंगे x, y और 1 का, ठीक है, याद रखिए x, y और 1। अच्छा, मैंने कहा कि अगर x, y ना दे रखा हो तो जैसे p, q, 1, r, s, 1, कुछ भी, 2 अचर जो है, 2 चर आपके जो हैं वो यहाँ होंगे और एक 1 यहाँ पर होगा, ठीक है बेटा। अब उसके साथ शुरुआत देखिए कैसे करनी है। x के साथ क्या है, a1 और a2 है, आप लोगों को याद है a1x और a2x, लेकिन x के साथ शुरुआत कहाँ से करनी है, b1 से, b1, फिर लिखेंगे c1, फिर y से बीच में a1, b1, ठीक है, यानी कि b1 से शुरू होकर b1 पे ही ख़त्म होगा। ऐसे ही b2, c2, a2, b2, यानी b2 से शुरू होकर b2 पे ही ख़त्म। यानी कि देखिए x के साथ क्या क्या है, x के साथ b1, c1, y के साथ क्या है, c1, a1, 1 के साथ क्या है, a1, b1, ठीक है। ऐसे ही x के नीचे b2, c2, यानी अगर b1, c1 है तो b2, c2 भी होंगे। y के साथ c1, a1 है तो c2, a2 भी होगा, और 1 के साथ a1, b1, a2, b2, ठीक है बेटा। ऐसे सॉल्व करना। अब वज्र गुणन विधि मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि क्रॉस कुछ बन रहा होगा आपका, तो यहाँ देखिए क्रॉस कैसे बन रहा है, देखिए ये 1, ये 2, ये यहाँ पर, ये ऊपर, ये नीचे, ठीक। तो अब हम x लिखेंगे, अनुपात का साइन या डिवाइड का साइन लगाएंगे और वज्र गुणन करेंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी b1 को c2 से, देखिए, और शुरुआत b1 से ही करनी है क्योंकि हमने b1 पहले लिया है, तो b1 को c2 से और माइनस का साइन लगाएंगे, फिर b2 को c1 से, ठीक है बेटा। तो b1 c2 माइनस b2 c1, ऐसे ही इक्वल टू लगाएंगे अब यहाँ पर y के नीचे c1 a2, यानी c1 को a2 से, c2 को a1 से, बीच में माइनस का साइन यानी कि घटाओ, इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है बेटा। सब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हमने। अच्छा, अब क्या करना है, अब x अपॉन दिस को बराबर रखना है 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। अच्छा, अब एक बात ये ध्यान रखिए कि अगर जो मैंने ये बताया आपको कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 अगर बराबर हो जाते तो ये दोनों चीज़ बराबर हो जाती, 0 के हो जाती। देख भी लीजिए चाहे तो आप, a1 अपॉन a2 अगर बराबर हो जाए b1 अपॉन b2 के, तो देखिए क्या हो जाएगा, a1 b2 इक्वल टू a2 b1 है। देखिए दोनों बराबर हो जाने पे क्या हो गया, बराबर हो गए दोनों। अगर इक्वल टू है, अगर मैं इस चीज़ को उठा के यहाँ ले आऊँ तो a1 b2 माइनस a2 b1, जो कि बराबर हो जाएगा 0 के। और अगर कोई चीज़ 0 के बराबर हो रही है तो वो क्या होती है, 1 अपॉन 0 क्या होता है, ये बेटा क्या होता है बताओ, ये डिफाइन नहीं होता है, नॉट डिफाइन होता है, नॉट डिफाइन, ठीक है। ये बताया ही नहीं गया है कि क्या होता है इसका, ठीक है। तो यानी कि a1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अब ये देखिए x अपॉन b2 माइनस c2 इक्वल टू 1 अपॉन a1 माइनस a1 b2 माइनस a2 b1। तो इससे x की वैल्यू क्या निकाले, x बराबर हो गया b1 c2 माइनस b2 c1 a1 b2 माइनस a2 b1। अच्छा, ये चीज़ डायरेक्ट याद करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए मैंने आपको ये वाली विधि बताई है, ये कर लेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, ये चीज़ अगर आप याद कर लोगे तो कभी कभी कन्फ्यूजन होता है, जैसे b1 माइनस का है लेकिन यहाँ तो प्लस दिख रहा है, तो आप लोगों को वैल्यू डालने में दिक्कत आएगी। पर आप लोगों को ये याद हो गया तो आप सिर्फ ये स्टेप करना और उसके बाद इक्वल टू रखना है। ऐसे ही x की वैल्यू आ गई, ऐसे ही हम y के लिए करेंगे। तो y देखिए, y कैसे किया है, y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये क्या हो गया, y इक्वल टू c1 a2 माइनस c2 a1, ये वाली चीज़ ऊपर आ गई ना यहाँ पर 1 के साथ, वही a1 b2 माइनस a2 b1। यहाँ अगर ये चीज़ 0 नहीं होनी चाहिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया, अद्वितीय हल के साथ ही होगा यूज़। उसके बाद देखिए बेटा, अब इसे चरणबद्ध तरीके से सीख लेते हैं। तो चरणबद्ध तरीके से क्या होगा कि पहले तो दी गई समीकरणों को 1 और 2 के रूप में लिखिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी आपको ऐसी इक्वेशन दे रखी है तो पहले आप चरणबद्ध तरीके से यानी कि इक्वल टू 0 करके लिखेंगे, सब कुछ एक तरफ ला के इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। उपयुक्त चित्र की सहायता से दी गई समीकरणों को लिख लिए। चित्र कौन सा बेटा, ये वाला, इस तरीके में लिखेंगे आप पहले तो, फिर उसका वज्र गुणन करेंगे। उसके बाद चरण 3, x और y को ज्ञात कीजिए जबकि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के, यानी कि ये चीज़ 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, अर्थात अद्वितीय हल हो, ठीक है बेटा। इसे हम एग्जांपल से समझेंगे। बस ये 3 चरणबद्ध तरीके हैं। पहला स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, दूसरा जो मैंने अभी आपको पीछे दिखाया था वैसे कैसे बनाना है कि x y 1, नीचे b1 से शुरू करेंगे, b1 c1 a1 b1 b2 a2 c2 b2 c2 a2 एंड b2, ठीक है। b1 से शुरू होकर b1 पे ख़त्म, b2 से शुरू होकर b2 पे ख़त्म।
ठीक है बेटा। तो अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं इसके, और उससे शायद आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। तो बेटा ये उदाहरण 14(1) हमने लिया है। तो इसमें क्या कह रहा है कि बैंगलोर के एक बस स्टैंड से यदि हम 2 टिकट मल्लेश्वरम के तथा 3 टिकट यशवंतपुर के खरीदें तो कुल लागत कितनी आती है 46 रुपये की। परंतु अब हम 3 टिकट मल्लेश्वरम के और 5 टिकट यशवंतपुर के खरीदें तो कुल लागत आती है 74 रुपये। अच्छा ये देखो टिकट बढ़ रही है तो पैसे भी बढ़ गए, है ना। तो बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया निकालना है और बस स्टैंड से ही यशवंतपुर का किराया ज्ञात करना है। यानी कि बेंगलोर से मल्लेश्वरम जाने का किराया और बेंगलोर से यशवंतपुर जाने का किराया। ठीक है बेटा। आप लोग भी सफ़र करके आए होंगे, बहुत सी बार आप लोगों ने भी बस से मम्मी पापा ने कहा होगा कि जाओ बेटा टिकट खरीद लो, तो आप लोगों ने भी टिकट खरीदी होगी। इसकी नहीं तो ट्रेन की खरीदी होगी कि दिल्ली से पटना जाने के लिए, दिल्ली से अमृतसर जाने के लिए, कहीं ना कहीं जाने के लिए खरीदी होगी। तो वैसे ही तो उसमें क्या होता है कि बेटा आप जाके बोलते हो कि अंकल 4 टिकट दे देना, तो वो एक बार में आपको पैसे बता देता है। फिर कई बार ऐसा होता है कि आप पूछते हो अंकल 1 टिकट का कितना है, फिर आप 4 से गुणा करते हो। तो वैसे ही आप लोगों को यहाँ भी बताना है कि 1 टिकट का किराया कितना है। तो हम शुरू करते हैं अपना। पहले तो हम क्या बनाएंगे, इसमें समीकरण बनाएंगे बेटा। तो पहले हम मान लेते हैं मल्लेश्वरम का किराया क्या है x रुपये और यशवंतपुर का किराया क्या है y रुपये। तो हम पाते हैं कि 2 टिकट हमने कहाँ की खरीदी, मल्लेश्वरम की, और 3 टिकट खरीदी यशवंतपुर की। तो कितना किराया हुआ 46 रुपये। ठीक है, मैंने क्या बोला था, इसको ऐसे नहीं रखना है, तो हमने कैसे कर लिया 2x + 3y - 46। इस 46 को उठा के यहाँ लिया, पहला समीकरण बन गया। ऐसे ही 3 टिकट हमने खरीदी मल्लेश्वरम की और 5 टिकट खरीदी हमने यशवंतपुर की। तो टोटल कितना हुआ, कितना कुल किराया हुआ 74 रुपये। तो इसको भी हमने उठा के यहाँ लिया है। तो 3x + 5y - 74 = 0। ये हुआ दूसरा समीकरण। अच्छा, वज्र गुणन विधि को हमें लगाने से पहले हमें क्या चेक करना था, a1/a2 नहीं होना चाहिए b1/b2 के। यानी a1 क्या है यहाँ पर 2, a2 क्या है 3, यानी 2/3 बराबर नहीं होना चाहिए 3/5 के। तो ये तो हमको पता ही है कि 2/3 कभी भी बराबर नहीं होगा 3/5 के। तो यानी कि यहाँ पर अद्वितीय हल होगा। तो अब हम यहाँ क्या लगा सकते हैं, वज्रगुणन विधि। तो मैंने क्या कहा था, कैसे करते हैं, xy1 b1 क्या है देखो 3 है, तो b1 c1 क्या है -46, और फिर a1 2, और उसके बाद फिर b1 3, है ना। ऐसे b2 c2 a2 b2। ठीक है, 5 - 74 3 5। ठीक है बेटा। अब वही x को ले लो, x के साथ वज्रगुणन विधि लगाओ। तो 3 गुणा -74 यही लिखा है, बीच में माइनस का साइन, फिर 5 गुणा -46 यही लिखा है x के नीचे। y के नीचे आ जाओ, तो y के नीचे -46 गुणा 3 और उसके साथ -74 गुणा 2 आ गया। उसके बाद 1 के नीचे देखो 2 गुणा 5 3 गुणा 3, 2 गुणा 5 - 3 गुणा 3, बीच में माइनस का साइन आएगा बेटा। तो कर लेते हैं, 74 को 3 से गुणा करो तो 222 होता है, और माइनस का साइन यहाँ माइनस प्लस हो गया, 46 पंजे 230 होता है। y/में 46 दिया 138, और ये माइनस का साइन, माइनस प्लस, तो प्लस का साइन, 74 दूनी 148 हो गया बेटा। अब 1/10, 5 दूनी 10 और 3 तियाँ 9, तो 10 - 9, यानी कि अब 222 में से, यानी 230 प्लस का है और माइनस का है, तो 230 में से 222 गया तो प्लस का 8, यहाँ पर 148 में से 138 गया तो प्लस का 10, और 10 में से 9 गया तो 1/1। अब मैंने कहा था x को इसके बराबर रखेंगे, y को भी इसके बराबर, तो x/8 को 1/1 के बराबर रखा, इसमें भी वज्रगुणन लगाया तो x इधर जाके 8, तो x की वैल्यू 8, और y/10 को 1 के बराबर रखा तो y/10 1/1, तो ये इधर जाके 10। यानी कि मल्लेश्वरम का किराया है 8 रुपये और यहाँ से यशवंतपुर का किराया है 10 रुपये। यानी एक टिकट 8 रुपये की पड़ रही है और दूसरी यशवंतपुर की 10 रुपये की। आप चाहे तो इनको लगा के वहाँ काम भी देख सकते हैं। जैसे कि 8 रुपये की टिकट थी तो 8 दूनी 16, और 10 रुपये का यशवंतपुर का था तो 10 तियाँ 30 और 16 होता है 46, यानी कि हमने सही निकाला है। अब हम देखते हैं अगला उदाहरण बेटा। अगला उदाहरण क्या कहते हैं, अगले उदाहरण में हमें देखे हैं कि P के किन मानों के लिए निम्न समीकरण के युग्म का एक अद्वितीय हल होगा, यानी अद्वितीय हल होना चाहिए। तो याद करो क्या था, a1/a2 ≠ b1/b2, यानी कि हमें क्या दे रखा है इक्वेशन, देखो यहाँ समीकरण 4x + py इसकी वैल्यू के लिए +8 = 0, 2x + 2y + 2 = 0, सब में 2 कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पर a1 क्या है 4, a2 क्या है 2, b1 क्या है p, b2 क्या है 2। ठीक है, अब हमें क्या मैंने बताया कि a1/a2 ≠ b1/b2, है ना, यही होना चाहिए अद्वितीय हल के लिए। तो a1 क्या है 4, a2 क्या है 2, b1 क्या है p और b2 क्या है 2, नॉट इक्वल होना चाहिए, यानी कि
ये देखो 2 इधर जाके 8 कर देगा, तो यानी कि 4/2, यानी P 4 नहीं हो सकता। देख रहे हो ना, नीचे तो दोनों बराबर है, अगर P भी 4 हो गए तो ये बराबर हो जाएंगे, तो यानी P बराबर नहीं होगा 4 के। यानी कि 4 के अतिरिक्त कोई भी वैल्यू हो, कोई भी इस P की वैल्यू होगी, उसका जो भी मान होगा P का, वो सब इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी इसके लिए वाजिब होगा। यानी कि अतः 4 के अतिरिक्त P के प्रत्येक मान के लिए दिए हुए समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। यानी 4 को छोड़ के बाकी कोई भी 3, 1, 5, 10, 15, 20 जो भी नंबर रख दो आप, उसके लिए आपको इसका अद्वितीय हल मिल जाएगा। ठीक है बेटा, अगला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण 16, के किन मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो अब यहाँ देखो, मैंने कहा था ना कि याद रखने वाली चीज़ है। तो अपरिमित रूप से अनेक हल कब होते थे, जब A1/A2 बराबर होता था B1/B2 के और C1/C2 के भी, यानी तीनों चीज़ बराबर होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर A1/A2 क्या है, k/12। समीकरण क्या है, kx + 3y - k - 3, 12x + ky - k। हमें के मान को बताने हैं। तो A1/A2 है k/12, B1/B2 है 3/k, C1/C2 है k - 3/k। अच्छा, याद कीजिए हम क्या करते थे, x को बराबर रखते थे 1 के, y को बराबर रखते थे 1 के। तो रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए A1/A2 बराबर होना चाहिए B1/B2 के, वो भी बराबर होना चाहिए C1/C2 के। यानी कि k/12 बराबर होना चाहिए 3/k के, और ये बराबर होना चाहिए k - 3/k के। ठीक, तो एक बार हम क्या करेंगे, इसको और इसको लेंगे, एक बार इसको और इसको लेंगे। ठीक है, यानी पहले हम ले लेते हैं k/12 = 3/k। इससे क्या आ रहा है, k², देखो एक वज्र गुणन विधि आ गई, तो k² बराबर आ गया 36 के, यानी k किसके बराबर आया। अच्छा, ये वाली चीज़ कैसे आती है बेटा, ये लोग आप लोगों को याद दिलाए। तो कभी भी हमारे को किसी भी नंबर का वर्गमूल निकालना है, यानी कि k² बराबर 36, तो हम दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, वर्गमूल ले लेते हैं 36। तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, k। 36 का क्या होता है, +-6। अच्छा, +-6 क्यों आया, अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि एक +6 भी और -6 भी, क्योंकि +6 का भी अगर मैं वर्ग करूं तो 36 होता है, -6 का भी वर्ग करूं तो 36 होता है। इसीलिए हमने दोनों इसके मान लिए हैं, प्लस भी 6 का और माइनस भी 6 का, ऐसे लिखते हैं बेटा, +-6। ये कोई अलग चीज़ नहीं है, इसमें इसका मतलब होता है यानी कि +6 भी आंसर है और -6 भी आंसर है। तो हम उसको एक बार में लिख लेते हैं +-6। तो ऐसे ही आ गया k = +-6। साथ ही एक और चीज़ देखो, 3/k और k - 3 का, तो 3/k से क्या आया हमारे पास, यहाँ से ये k इसको गया तो 3k, और k से इसको गया तो k - 3। अच्छा, यहाँ देखो एक बहुपद बन रहा है, तो 6k = k² - 3, ये हो गया यहाँ पर। अच्छा, ये देखो प्लस का 3k और ये माइनस का 3k, ये दोनों इधर आके 6k हो गए, ये इधर आएगा तो 3 + 3 6k, k² = 6k। यानी कि अब इस वाले में बहुपद याद करो, k² - 6k अगर 0 के बराबर है और k का मान निकालना था तो हम क्या निकालते थे, k इन दोनों में कॉमन है और k - 6 = 0, यानी कि k बराबर 0 और k - 6 = 0। तो यहाँ से क्या आता था, k बराबर 6, यानी k का मान है या तो 0 या तो 6। ठीक है बेटा, तो ऐसे यहाँ पर आ गया k बराबर 0 या k बराबर 6। इसीलिए k का मान जो दोनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है वह क्या है, 6, क्योंकि ऊपर भी इसमें भी 6 आया था और इसमें भी 6, तो इन दोनों में हम देखेंगे +6, तो k बराबर 6 है। इस मान के लिए समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी कि अगर हम यहाँ पर k बराबर 6 लिख दें हर जगह, तो इस पूरे समीकरणों का अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। ठीक है, और हमें वज्र गुणन विधि नहीं लगानी पड़ेगी। ठीक है बेटा, इसके बाद आप लोग मुझे प्रश्नावली 3.5 करके दिखाएंगे। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की कठिनाई होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें।